शेयर मार्केट में इस हफ्ते काफी कुछ होने वाला है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी अर्निंग्स आने वाली हैं। कई ऐसे बड़े नाम यूएस मार्केट्स में हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनकी अर्निंग्स आने वाली हैं, और इंडियन मार्केट के ऊपर यूएस मार्केट का कितना इंपैक्ट पड़ता है यह हमें समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ग्लोबल सिनेरियो भी इस समय मार्केट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में तो अर्निंग सीजन चल ही रहा है। तो इस हफ्ते क्या कुछ हो सकता है बाजार में, और आज हफ्ते के पहले दिन बाजार कैसा खुला है, ये सब कुछ डिस्कस करने की भी जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे निवेशक हैं जो बाजार के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अगर बाजार को समझना है तो अनुज गुप्ता जी से बेहतर कौन हो सकता है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। यस मैम, गुड आफ्टरनून। सर, पहले तो थोड़ा बाजार का मूड माहौल समझ लेते हैं आपसे। कैसा लग रहा है इस हफ्ते, क्या कुछ होगा बाजार में? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एचसीएल टेक, कई बड़े नाम हैं जिनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। तो बाजार के ऊपर प्रेशर लग रहा है इस समय? देखिए अनिमा जी, बिल्कुल। अगर आप जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स को देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर मार्केट पर लग रहा है, मगर जिस तरीके से रिजल्ट्स आने वाले हैं मुझे लगता है कि शायद मार्केट उन रिजल्ट्स का वेलकम करेगा। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे में खुला था, 24,000 का लो बनाया, वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि शायद अब मार्केट्स ने जियो पॉलिटिकल टेंशंस को जो है डिस्काउंट करना चालू कर दिया है। ट्रम्प साहब की बातों को डिस्काउंट करना चालू कर दिया, तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि कोई बड़ी गिरावट आपको बाजार में देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे देखिए, जैसे मुझे ध्यान है जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उस टाइम मार्केट ने रिएक्ट किया था, बट एक टाइम के बाद रशिया यूक्रेन के वॉर को भी डिस्काउंट करना चालू कर दिया था। तो आई एम थिंकिंग कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो यूएस ईरान का वॉर है ये भी अब डिस्काउंट होता हुआ नजर आएगा और ज्यादा मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। ओके सर, लेकिन अगर हम बात जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की कर रहे हैं, तो जब आपने जो एग्जांपल दिया रशिया और यूक्रेन के वॉर का, वहां पे सीज फायर वाली सिचुएशन हमने नहीं देखी थी बहुत लंबे समय तक, बट यहाँ पर यह अनाउंस कर दिया गया था कि अब यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है, और उसके बाद अब यह सीज फायर खत्म हो गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। ये थोड़े ऐसे समय पे अनाउंसमेंट नहीं आई है कि बाजार के ऊपर प्रेशर बन जाएगा। धीरे धीरे रिकवरी जोन में जा रहा था इंडियन मार्केट। देखिए मुझे लगता है कि जो सीज फायर था वो केवल ट्रम्प साहब की तरफ से अनाउंस किया गया था। ईरान उसमें भी राजी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि ईरान सीज फायर करने के लिए, बट ईरान एक्चुअल नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका जो नुकसान हुआ, क्योंकि जो उसने अपनी 14 शर्तें लिख के भेजी थी वो उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। मेन उसका ये था कि जो भी उसके वॉर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, तो वो भरपाई का कोई फिगर सामने नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान उतने एग्रेसिव नहीं था सीज फायर करने के लिए जितना ट्रम्प साहब थे। तो ये एक तरफा ही था कि भाई ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई सीज फायर हो गया, हम वॉर जीत गए हैं, बट वो कहीं ना कहीं ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा से अब रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। ओके और इस रिटेलिएशन का असर, हालांकि एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि अगर एक बार फिर से हमले शुरू हो जाते हैं तो क्रूड के ऊपर फिर से असर आ सकता है, क्योंकि हॉर्मूज में भी हमले किए गए हैं, वहां पर भी स्ट्राइक्स हुई हैं, चाबार पोर्ट पे स्ट्राइक्स हुई हैं, और कई रिफाइनरीज पर भी स्ट्राइक्स हुई हैं, दोनों ही देशों की तरफ से हुई हैं, यूएस और ईरान की अगर हम बात करें। हालांकि क्रूड जो है वो अभी भी $80 प्रति बैरल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है? देखिए, अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो वो थोड़ा सा फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि मार्केट अभी पूरी डिपेंड कर रही है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद होता है तो फिर वो एक रिस्की होता हुआ दिखाई देगा, फिर उसमें आपको इश्यूज आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जब तक ओपन है तब तक उस पर क्लैरिटी नहीं, तब तक ठीक है, बट अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। ओके एक बार फिर से थोड़ा घरेलू फैक्टर्स की तरफ आते हैं सर। अर्निंग सीजन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि कई बड़े नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। 3 बड़े बैंक्स जिनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। अब ये तीनों बड़े बैंक इस समय, जब हमने बैंकिंग सेक्टर को प्रेशर में देखा था तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक काफी प्रेशर झेलते हुए दिखाई दिए थे हमें। हालांकि अगर मैं पिछले 1 महीने का डेटा देखूं तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है वो भी निकल करके इन्हीं तीनों में से आ रहे हैं, और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर दिखाई देती है तो एचडीएफसी बैंक की ही दिखाई देती है। पिछले 1 महीने का अगर मैं डेटा देख रही हूं तो 10.5 से 11.7% तक का पॉजिटिव रिटर्न एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 8 से 9% तक का पॉजिटिव बैंक रिटर्न दिखाया है। और उसके अलावा कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो यहां भी हल्की गिरावट जरूर 1 महीने में दिखाई दी है, लेकिन निवेशकों को बहुत ज्यादा निराश नहीं किया है कोटक बैंक ने भी।
रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है और बेहतर बेट यहाँ पर कहाँ लगती दिखाई दे रही है सर? तीनों ही प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक है। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो डेफिनेटली तीनों ही बैंक्स यहाँ पे रिजल्ट आने हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से एक साइडवेज टू पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पीछे ग्रोथ देखी है बैंकिंग सेक्टर में, वो यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिखाई सकती है। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस एडवांसिंग है उनकी 50.4% के आसपास इंक्रीज हो सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। और कहीं ना कहीं जो नेट इनकम है उसमें ईपीएस जो है वो 50 रुपीज पर शेयर के आसपास आ सकते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर लग रहा है कि इंक्रीज होकर आ सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो इस बार थोड़े से आउट परफॉर्म होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो जो आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट रेंज है वो करीबन जी। 14,349 करोड़ से लेकर 18,263 करोड़ के बीच का आ सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़कर आ सकता है। पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सभी के रिजल्ट जो है वो एक पॉजिटिव नोट पर आ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि मार्केट, अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को ही यहाँ पे अब आगे देखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने आज मार्केट में रिकवरी आते हुए देखी है। सर कहाँ लगाएं बेट? देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर ही यहाँ पर में बैट लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। पिछले 2-3 दिनों में जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ हमने बैंक निफ्टी में आता हुआ देखा है। आई थिंक ये बैंकिंग सेक्टर से अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, और बैंकिंग सेक्टर ये जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आगे लीड करता हुआ नजर आएगा। ओके। और सर जब हम बैंकिंग की बात करें तो अभी दोनों ही बैंक्स के एक्सपेक्टेशन आपने बता दिए रिजल्ट के, तो यहाँ पर खरीदारी रहेगी, निवेशकों के लिए सलाह है यहाँ पर बाय करने की एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में? देखिए, एचडीएफसी बैंक में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा। आई थिंक कि एचडीएफसी बैंक में एक रेजिस्टेंस है 850 का, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आगे 900 रुपए तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी रिकवरी एचडीएफसी बैंक में देखी है। चांसेस है एचडीएफसी बैंक में खरीदारी देखी जा सकती है। कोई भी डिप मिलता है 790-800 के आसपास, वो एक बाइंग जोन होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। और जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है, और यहाँ पर आपको धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी डिप नीचे 1350 तक मिलता है तो एक वो बाइंग एक्टिविटी रहेगी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोटक हालांकि पिछले 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वीक दिखा रहा है परफॉर्मेंस, तो कोटक बैंक में अभी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, कोटक बैंक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का एक अच्छा प्लेयर है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि खरीदारी का टिप देखना चाहिए। बट हाँ, अगर ये नीचे आपको 350 के आसपास मिलता है, एक अच्छा बाइंग जोन है जहां पर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ओके। एचसीएल टेक का भी जो है वो नतीजे आने वाले हैं सर। टीसीएस के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और नतीजे बाजार ने तो किसी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस ही दिया था, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे बाजार को भी नहीं लगे थे। हालांकि तेजी थी स्टॉक में, जब हमने देखा था पिछले हफ्ते 2% की अच्छी खासी तेजी दिखाई दी थी उस स्टॉक में। एचसीएल टेक के अब नतीजे आने वाले हैं। और आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। पूरे निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो 5% का इंक्रीज इस समय नजर आ रहा है ड्यूरिंग द ट्रेड। लगभग 1:15 बजे का डेटा मैं बता रही हूँ, 13 जुलाई तक का। इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। टीसीएस लगभग 6.5% चढ़ा है। इन्फोसिस 4.25% तक चढ़ता दिखाई दे रहा है। एचसीएल टेक अपने रिजल्ट से पहले लगभग 6% तक चढ़ता दिखाई दे रहा है। कोफोर्ज में अच्छी तेजी है 2% की। आईटी सेक्टर के ऊपर अब बेट लगाना शुरू करें, रिकवरी शुरू हो चुकी है इस सेक्टर में? देखिए, बिल्कुल हमने ये जो रिकवरी है ये टीसीएस के रिजल्ट में देखा है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ 0.4% आती हुई देखी है। वही अगर आप देखेंगे तो जो एक अपसाइड मोमेंटम है वो बना है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आती हुई नजर आई। तो आईटी सेक्टर इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी टाइम से अच्छा मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। और जिस तरीके से वॉर खत्म हुआ है, यूएस ने अनाउंस किया वॉर खत्म होने का, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर भी शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा सेक्टर लगता है खरीदारी perspective से। कहाँ करें खरीदारी सर इस सेक्टर में? कौन से स्टॉक्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं अभी? देखिए, एक तो एचसीएल टेक ही है जहां पर हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, करीबन 1233 के आसपास चल रहा है। कोई भी डिप मिलता है नीचे 1200 के आसपास, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ऊपर में 1290-1300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इन्फी के अंदर, तो इन्फोसिस में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा बाइंग हमने इन्फोसिस में आती हुई देखी है।
लगता है कि इन्फोसिस में भी खरीदारी देखी जा सकती है, और ऊपर में 1170 1180 तक के लेवल आपको इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, कोफोर्ज में भी खरीदारी करने की सलाह होगी क्या? हालांकि आज लगभग 2.5% के आसपास चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1537 के लेवल पर कारोबार कर रहा है इस समय 13 जुलाई को, लेकिन स्टॉक कैसा है, खरीदारी की जा सकती है इसमें? देखिए वीकली तो अच्छा बना है, स्ट्रॉन्ग बना है, स्ट्रेंथ बनी है। आई थिंक कोफोर्ज में भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसमें एक रेजिस्टेंस है करीबन 1550 का। अगर ये 1550 ब्रेक कर देता है तो फिर ये ऊपर में 1600 से लेकर 1650 तक जा सकता है। मुझे लगता है कि हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, टेक्निकल भी अच्छे हैं और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि कोफोर्ज में बाइंग रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेट लगा सकते हैं इस स्टॉक पे? हाँ देखिए बिल्कुल लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें ट्रेंड इसमें पॉजिटिव लगता है। ओके वेदांता के स्टॉक्स काफी चर्चा में है डीमर्जर के बाद। सर वेदांता के कौन से स्टॉक में इस समय दम दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम को लेकर के भी सवाल आ रहे हैं, ऑयल स्टॉक को लेकर के भी सवाल आए हैं, आयरन को लेकर के भी आए, तो बेहतर स्टॉक कहां पर अभी नजर आ रहा है, बेहतर बेट कहां? देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। पिछले कुछ दिनों में हमें अच्छा मोमेंटम इसमें आते हुए देखा। आई थिंक कि इसमें खरीदारी देखी जा सकती है। कोई भी टिप मिलता है नीचे 35 रुपए के आसपास तक, वहां पर अपॉर्चुनिटी रहेगी। चांसेस है कि ऊपर में 42 से लेकर 45 तक के लेवल देखे जाते हैं। जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर हमारे व्यूअर्स के, और दो स्टॉक्स हैं जिनको लेकर के सवाल किए गए हैं। एक तो सुजलॉन में क्या कुछ करना है, हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि सुजलॉन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स क्या हैं और अभी क्या करना चाहिए इस स्टॉक को लेकर के। और देखिए सुजलॉन में अगर आप वीकली देखेंगे तो थोड़ा सा वीक हुआ है पिछले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में। बट लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि डिप आता है नीचे, अगर कोई भी 50 रुपए तक डिप मिलता है, दैट इज अ गुड बाइंग। मुझे लगता है कि अगर हम आने वाले 6 महीने की बात करें तो जी, वापिस ये स्टॉक 60 से लेकर 65 तक के लेवल दिखा सकता है। खरीदारी की सलाह? हाँ बिल्कुल, सुजलॉन में खरीदारी का लेना चाहिए। नीचे 50 से लेकर 51 के बीच के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेंड बना सकते हैं। वोडाफोन में खरीदारी करना चाहिए या नहीं, व्यूअर्स का अगला सवाल। सर वोडाफोन प्रेशर में था काफी समय से, लेकिन ये एजीआर वाली जो टेंशन है वो खत्म होने के बाद बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने जो टारगेट्स दिए थे वहां तक पहुंच गया वोडाफोन, लेकिन अब यहां से क्या बढ़त की और उम्मीद है या फिर स्टॉक एक बार फिर से नीचे आएगा? अभी क्या कुछ करे निवेशक इसमें? देखिए एक तो इम्पोर्टेंट था कि ये जो पहला रेजिस्टेंस था 12 का, उसके ऊपर ट्रेड करे, उसके ऊपर ट्रेड कर भी रहा है, सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। करीबन ये छठा सातवां हफ्ता होगा या कहेंगे 2 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक कि अपसाइड मोमेंटम है, आई थिंक इसमें रखना चाहिए। रेजिस्टेंस इसमें 16 था, 16 अगर ब्रेक होता तो फिर ये 19 से लेकर 20 तक जा सकता है। मुझे लगता है कि आइडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड की। कोई भी डिप मिलता है नीचे में 13 रुपए के आसपास तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी, हमारे एक व्यूअर हैं वो एवेंटेल के बारे में पूछ रहे हैं। सर वायर्स कंपनी है एवेंटेल, AVANTEL, टारगेट पूछा है और इस स्टॉक में अभी और खरीदारी करने की सलाह होगी, एवरेज किया जा सकता है? देखिए रेजिस्टेंस के आसपास है। लास्ट टाइम भी ये 215 के आसपास के नीचे डिप लिया था और आज भी इसने 197 का हाई बनाया। आई थिंक एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे अगर कोई भी डिप मिलता है 160 65 के आसपास तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। जी, एक बार फिर से सेक्टर्स पर आते हैं सर और उसके बाद इस एपिसोड को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत फोकस में रहे पिछले कुछ समय में, जब से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आई थी और फिर जो भारी करेक्शन हमने देखा है गोल्ड और सिल्वर में, उस समय भी ज्वेलरी स्टॉक्स काफी फोकस में आए थे। अगर मैं पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, टाइटन, PC ज्वेलर्स, इन सब ने पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं एक हफ्ते में। लेकिन खरीदारी की सलाह कहां होगी और कौन से स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाने की जरूरत है? अभी ज्वेलरी में करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए पीसी ज्वेलर में हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। पिछले कुछ दिनों में रिकवरी रही है स्टॉक में। हालांकि काफी अंडर पैनिक स्टॉक रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक नीचे 8 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें स्टैनको गोल्ड में, तो स्टैनको गोल्ड के अंदर भी हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। लगातार ये पॉजिटिव मूव में है, लगातार 2 हफ्तों से तेजी करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आए, चांसेस है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबल टारगेट 400 से लेकर 420 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इसके साथ कल्याण ज्वेलर्स में हमने अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। लगातार ये भी पॉजिटिव मूड में है। हमें लगता है कि कल्याण ज्वेलर में भी खरीदारी देखी जा सकती है और ऊपर में 560 के नीचे लेवल हो सकता है। ओके सर, इस हफ्ते के लिए बेहतर सेक्टर्स कौन से हैं आपकी रडार में हैं? कुछ टॉपिक्स?
देखिए, मुझे तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि जिस हम्म। तरीके के मार्केट में बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट किया, आई थिंक इस हफ्ते पूरा बैंकिंग सेक्टर ही मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट के मौके रहे इसमें। फार्मा में मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम रहेगा, हम्म। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वॉर खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो आई थिंक फार्मा सेक्टर के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हम पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक रैली फार्मा के अंदर देख रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर भी मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए बेस्ट सेक्टर रहेगा। दूरी कहाँ बनानी है? दूरी आई थिंक मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर से थोड़ा सा बच के चल सकते हैं, क्योंकि ये हम्म। बहुत रैली किया है और यहाँ पे जिस तरीके से मेटल में गिरावट आती है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मेटल को लेकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करें, अच्छे लेवल्स मिलेंगे ऐड करने के लिए। जिनके पास ऑलरेडी मेटल है, जो आप अभी ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म बेट लेकर के चल रहे हैं, तो होल्ड करें? शॉर्ट टर्म में क्या जी कुछ करना बिल्कुल। चाहिए? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। कभी हम्म। कभी ब्रेक लगता है तो वो ब्रेक लगा है, और ऐसे में घबराने नहीं चाहिए। डिप आएगा तो वहां पर एक्यूमुलेट करें, या फिर लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से लिया है तो होल्ड करके चलें। थैंक यू सो मच अनुज सर, काफी सारे सेक्टर्स को लेकर के क्लैरिटी मिली है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस हफ्ते रडार पर रहने वाले हैं, उनको लेकर के भी क्लैरिटी मिली है। मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच।